स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात, मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सूखे पर प्रधानमंत्री ने बुलाई बैठक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। देश के 13 राज्यों के 306 जिले सूखे की चपेट में। उत्तराखंड के बागी विधायकों की सदस्यता पर आज हो सकता है फैसला। हाईकोर्ट में सुनवाई। 10 मई के शक्ति परीक्षण में बागी विधायकों के वोट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने लोकायुक्त विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा। चयन समिति से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म करने पर सवाल। बताया केंद्रीय कानून का विरोधाभासी। नेपाल ने भारत से अपने राजदूत को वापस बुलाया। राष्ट्रपति विद्या भंडारी के भारत दौरा रद्द होने से नाराज थे दीप कुमार उपाध्याय। प्रधानमंत्री ओली से जताई थी असहमति। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस से जुड़ी मैड्रिड ओपन जीतने से एक कदम दूर। सेमीफाइनल में वानिया किंग और तुर्दियासेवा को हराया। फाइनल में आज गार्सिया और म्लादेनोविच से चुनौती। और बुलेटिन की शुरुआत सूखा, जल संकट और गर्मी की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री इन तीनों मुख्यमंत्रियों से सूखे और पानी की कमी पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से अलग अलग मुलाकात होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 13 राज्यों के 306 जिलों में पीने के पानी का संकट है। यानी देश के करीब आधे जिले में लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश में करीब 33 करोड़ लोग सूखे की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखा और जल संकट सबसे भयानक रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री इन तीनों राज्यों में सूखे से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी लेंगे। साथ ही तीनों मुख्यमंत्री हालात से निपटने के लिए केंद्र से जरूरी मदद को भी प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। कल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बुंदेलखंड में पानी की खाली ट्रेन भेजने का मुद्दा उठा। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया और रेल मंत्री से माफी की मांगने के लिए कहा। सांसदों ने पानी पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात कही है। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी ने सूखा पीड़ित बुंदेलखंड में खाली पानी ट्रेन भेजने का मुद्दा उठाया। सांसद नरेश अग्रवाल ने इस मामले में केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया। रेल मंत्री माफी मांग ले। रेल मंत्री ने सत्तों से परे सरकार को जानबूझ के बदनाम करने के लिए जो बयान दिया और ट्रेन भी खाली भेजी, पानी नहीं भेजी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी इनसे पानी नहीं मांगा। उन्होंने टैंकर मांगा, तालाब की खुदाई का पैसा मांगा, बांधों का पैसा मांगा, हैंड पाइप मांगा। कांग्रेस, बीएसपी और जेडीयू ने राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात कही। खास तौर से बुंदेलखंड में सूखा काफी पड़ा हुआ है, पानी की भी काफी दिक्कत है। ऐसी स्थिति में तो हमें बुंदेलखंड के बारे में केंद्र और राज्यों की सरकारों को, केंद्र और वहाँ की राज्य की सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो वहाँ के जो पानी की किल्लत है तो उसको दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। जो नरेश जी कह रहे हैं खाली ट्रेन पहुँच गई, तो ये भी किस मकसद से पहुँची, सरकार से बातचीत करके होना चाहिए। तो पानी पर भी हम लोग प्यासे हैं, लोग घंटे घंटे पानी चाहिए, उस पर भी हम राजनीति करेंगे। हम इन्हें कहते कि पानी भेजा कि नहीं भेजा, ट्रेन खाली थी भरी थी, अलग चीज़ है। लेकिन बिना राज्य सरकार से बात किए, बिना राज्य सरकार के सहयोग के, बिना राज्य सरकार से आप बात की अगर इस तरह की चीज़ करते हैं, केंद्र सरकार करती है, तो पूरी तरह से अनुचित है। Now I have only to make one comment that in the name of water and drought, nobody should play politics. That is all what I would. And I would also request that this matter may be settled, talked and settled. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पानी को लेकर राजनीति करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया।
उन्होंने कहा कि कहीं भी पानी का टैंकर भेजने से पहले उसकी भाप से सफाई की जाती है। रेल मंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त इलाकों में जाने से पहले 10 वैगन वाली ट्रेन की भाप से सफाई की गई और झांसी में उसमें पानी भरा जा रहा है। इसमें कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी बिल्कुल ये हमारी इच्छा है कि किसी तरह से कल मैंने खुद वहाँ के मुख्यमंत्री कल मैंने राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मैंने खुद फोन किया। मैंने खुद फोन करके उनको बात की और मैंने कहा हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते। आपको जो भी मदद चाहिए हमें बताइए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। जवाब से असंतुष्ट समाजवादी सांसदों ने रेल मंत्री से माफी मांगने की बात कही और फिर सदन से वॉकआउट कर गए। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इस समय भयंकर सूखे की चपेट में है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना में गर्मी और लू का कहर जारी है। अब तक राज्य में गर्मी और लू से 249 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि तेलंगाना के कुछ इलाकों में हुई बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। कुछ और अहम खबरें। उत्तराखंड के बागी विधायकों की सदस्यता पर आज कोई फैसला हो सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया है। हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका मिल गया है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के 9 बागी विधायक हिस्सा नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण कराने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 मई को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाएगा। इस दौरान करीब 2 घंटे के लिए उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल वो 9 बागी विधायक वोट नहीं दे सकेंगे जिनकी सदस्यता स्पीकर ने खत्म कर दी है। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया है और नतीजों को बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने को कहा है। ये भी ऑर्डर किया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली जो एक सीनियर अफसर होता है वो खुद मौजूद होगा और सारे वोट गिने जाएंगे और लिखे जाएंगे। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया है कि एक वीडियो बनाया जाएगा पूरी प्रोसेस का जिसमें साफ जाहिर हो कि वोटिंग कैसे हुई। हमारा तो पहले दिन से ये कहता है फ्लोर टेस्ट, हम लोग तो 28 मार्च से तैयार थे, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। डेमोक्रेसी में फ्लोर टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन। जितने भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हर जजमेंट ये कहता है कि देयर शुड बी फ्लोर टेस्ट इन डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी योग्य विधायक कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। पिछले कुछ समय से विधायक उठाऊ जो गिद्ध उत्तराखंड के राजनीतिक मंडल पर मंडरा रहे थे, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, जिनका कोई लेना देना उत्तराखंड से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। नहीं, ऐसा हमारा मानना नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो भी कोर्ट का डायरेक्शन है उसका अध्ययन करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। उधर बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई होगी। 18 मार्च को कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत के चलते प्रदेश में सियासी संकट पैदा हो गया, जिसके बाद 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखने का आदेश दिया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। लोकायुक्त के चयन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका किए जाने संबंधी विधेयक को राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया है। राजभवन की तरफ से जारी बयान में जानकारी दी गई है। राज्यपाल का मानना है कि केंद्रीय अधिनियम में लोकपाल के चयन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका महत्वपूर्ण है, जबकि राज्य में इस विधेयक के जरिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म कर दी जा रही है। राज्यपाल ने कहा है कि लोकायुक्त के चयन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म करना केंद्रीय कानून के विरोधाभासी प्रतीत होता है।
अखिलेश सरकार ने पिछले साल 27 अगस्त को विधानमंडल से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त विधेयक 2015 पास कराया था। विधेयक के जरिए लोकायुक्त चयन समिति से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म करने के साथ विधानसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज को शामिल करने का प्रस्ताव था। राज्यपाल ने उस वक्त भी विधेयक के औचित्य पर सरकार से पूछताछ की थी। लोकसभा में अगस्ता वेस्टलैंड डील पर चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि अगस्ता कंपनी फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को बदला गया। रक्षा मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस घोटाले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा में शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बहस का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के 3,600 करोड़ रुपए के सौदे में टेंडर शर्तों में कई रियायत देकर एक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर का टेस्ट ट्रायल भी देश से बाहर किया गया कि अगस्ता वेस्टलैंड को ऑर्डर जाने के लिए सब चीजें की गई। उसके एस्टिमेटेड जेन्युइन कॉस्ट के मोर देन 2x रेट में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसके लिए जो कुछ रिलैक्स करना था वो रिलैक्स किया गया। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने फिन मैकेनिका कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया। अगस्ता वेस्टलैंड ने आरएफआई अपने तरफ से डाला है। अगर वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है तो कैसे इन्होंने अलाउ किया? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में आरएफआई की प्रस्ताव अगस्ता वेस्टलैंड की तरफ से कैसे डाला गया? कांग्रेस ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सरकार से पूछा कि इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होने दो और अगर वो तैयार है हम फेस करने को तैयार है। Now what action have you taken in the 1.5 years? You're shouting from the housetop against corruption. Tell us specific instances of what action CBI is under your government. रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सौदे में घोटाले की बात फरवरी 2012 में आई थी। तत्कालीन यूपीए सरकार ने कार्रवाई में देरी की और मार्च 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, लेकिन दिसंबर तक ईडी को इसकी कॉपी नहीं दी गई। आगे पीछे फाइल चलती रही। फाइनली 12 मई को 2A एंड हो जाता है, जब एक दिन में 12 पेज का नोट लगा के डिफेंस मिनिस्टर फाइनली अप्रूव्ड टू कीप ऑन होल्ड which he could have done in February 2012. मनोहर पर्रिकर ने जवाब में कहा कि एनडीए सरकार ने फिन मैकेनिका कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए थे और सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जो रक्षा जरूरतों के लिए अहम थे। चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का भरोसा न मिलने के बाद कांग्रेस ने सदन से बहिष्कार किया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कल अगस्ता वेस्टलैंड मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है और इस बारे में 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये जवाब मांगा है। याचिका में उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की भी मांग की गई है जिनके नाम इटली की अदालत में आए फैसले में हैं। साथ ही जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई जुलाई में होगी। इधर सीबीआई ने कल त्यागी बंधु और गौतम खीतान से इस मामले में पूछताछ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विवादित अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को चेन्नई में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की वजह से ही विरोधियों के निशाने पर है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ नियम कड़े कर दिए गए हैं और इसलिए उनकी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है कि जिसने एक एक करके ऐसे कदम उठाए हैं कि भ्रष्टाचारियों को जरा तकलीफ होने लगी है। बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई है। जो लूट का माल खाते थे उनके लिए अब यहां रहना मुश्किल होता जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने कल लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला।
इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सोनिया गांधी ने केंद्र पर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। मार्च के जवाब में बीजेपी ने संसद भवन में धरना प्रदर्शन किया। शुक्रवार को कांग्रेस ने जंतर मंतर से संसद तक लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को उत्तराखंड, अगस्ता वेस्टलैंड और विश्वविद्यालयों में छात्रों के विरोध से लेकर सभी मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। पिछले 60-70 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूती देने वाले संस्थानों का निर्माण किया, लेकिन 2 साल में ही मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इनका एक एक कदम लोकतंत्र की जड़ें खोद रहा है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरएसएस की विचारधारा हावी होने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तराखंड और अरुणाचल के राजनीतिक संकट के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। धारा 144 लागू होने की वजह से संसद मार्ग पर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोक दिया तो सोनिया, राहुल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दी। बीजेपी इस रैली को मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बता रही है। They want to divert the attention from the Augusta scam. That's why they have taken up this issue. Otherwise, there is no reason. And they are making allegations against us that we are diverting the attention. Augusta scam is a major scandal taken place during the Congress regime. And our government is committed to take it to logical conclusions. Why should the Congress party worried and rattled and then trying to make unnecessary allegations against the government? पिछले कुछ समय से बीजेपी ने कई मुद्दों पर कांग्रेस की घेराबंदी करने की कोशिश की है। इस रैली को उसी कोशिश का जवाब माना जा रहा है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इससे पहले गुरुवार को 5 छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। हालांकि अभी भी 15 छात्रों ने भूख हड़ताल जारी रखी है। इस बीच जेएनयू मामले पर कांग्रेस, जेडीयू और लेफ्ट के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर दखल देने की मांग की। इन लोगों ने जेएनयू प्रशासन की तरफ से छात्रों पर की गई कार्रवाई को तुरंत वापस लेने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार पर विश्वविद्यालयों पर अपनी विचारधारा थोपने का आरोप भी लगाया। इस मामले पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान मानव संसाधन मंत्री ने विश्वविद्यालयों के मामले में दखलंदाजी से इनकार कर दिया। जेएनयू में छात्रों की भूख हड़ताल को 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है। We have asked the Honorable President as a visitor to intervene, and we have sought his intervention. So it's now up to him. He'll decide whether to speak to the government, the Prime Minister, or how it will proceed. That's up to the Honorable President of India. But we would like to tell the whole country through after meeting the Honorable President. But this is not the way to deal with our educational institutions and the students. ये पूरी तरीके से शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सारा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपील करते हैं, हमारे जितने भी ये स्टूडेंट्स जिन्होंने भूख हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं, उनसे अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ पुलवामा के अवंतीपुरा में हुई है। सुरक्षा बल इलाके को घेरे हुए हैं। इस बीच सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक सुरक्षा बल इलाके में और आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन छात्रों ने 1 मई को हुई मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया है, वो 24 जुलाई को होने वाली परीक्षा में दोबारा नहीं बैठ सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने संकेत दिया कि वो इस साल राज्यों को अलग परीक्षा कराने की अनुमति दे सकता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कोर्ट से इस बारे में विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन निजी कॉलेज और संगठनों को परीक्षा कराने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो इस मामले में सभी पक्षों से अगले 2 दिनों में बैठक करने वाले हैं और इसके बाद केंद्र कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा।
दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा दौर खत्म हो चुका है और इसकी कामयाबी को लेकर बहस चल रही है। लेकिन जानकारों के मुताबिक ये फॉर्मूला अस्थायी तौर पर ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण वाहनों के अलावा कई और वजहों से भी बढ़ रहा है। दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा दौर खत्म हो चुका है। इन 15 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदूषण के स्तर पर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। CSE की निदेशक सुनीता नारायण के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण केवल वाहनों के कारण नहीं होता, इसकी कई और वजह भी हैं, इसलिए केवल ऑड इवन से वायु प्रदूषण पर काबू पाना संभव नहीं है। These are all the comprehensive sources of pollution as far as PM 2.5 is concerned. The two biggest sources are road dust or dust and vehicles. And that's really what is very clear as far as PM 2.5 is concerned. CSE ने ऑड इवन के दौरान नासा से मिली तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक राजधानी की हवा में सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद अचानक हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, जिसकी बड़ी वजह दिल्ली से सटे राज्यों में खेतों में लगाई गई आग का धुआं है। अप्रैल में ऑड इवन लाया गया है तो बिल्कुल स्पष्ट है इन आंकड़ों से कि 15 तारीख को जब ऑड इवन आया है उसके बाद प्रदूषण घटा। 26 तारीख को, पहले 23 तारीख को, फिर 26 तारीख को प्रदूषण बहुत बढ़ गया। अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें तो आपको लगेगा कि पंजाब तो पूरी तरह से आग के अंदर जल रहा था। CSE के मुताबिक दिल्ली वायु प्रदूषण के लिए कचरे में जलाने से निकलने वाला धुआं, बदरपुर पावर प्लांट से निकलने वाली राख भी काफी हद तक जिम्मेदार है। ऐसे में आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड इवन फार्मूला अस्थायी कदम साबित हो सकता है। इसलिए प्रदूषण रोकने के लिए सरकार को कुछ और जरूरी और स्थायी कदम उठाने होंगे। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। 9 मई को दुनिया भर में एक अहम खगोलीय घटना दिखाई देगी। इस दिन बुध ग्रह, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में होंगे। सूर्य पर ये छोटे से धब्बे की तरह भारत समेत दुनिया की कई जगहों पर दिखाई देगा। 9 मई को बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए ऐसी स्थिति में आएगा जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरेगा। इस दौरान ये हमें सूर्य पर एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि ये इनकी कक्षाएं थोड़ी सी झुकी हुई हैं, तो इस कारण से हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये एक लाइन में आएंगे, तो ये थोड़े से रेयर होते हैं। जब भी ये ट्रांजिट होगा वो या तो मई में होगा या नवंबर में होगा, और किसी मंथ में नहीं होगा, क्योंकि ये वही 2 महीने हैं जिन महीनों में जो हमारे जो ऑर्बिट्स हैं और जिनके हम लोग नोड्स बोलते हैं, राहु केतु जिसको बोलते हैं, वो नोड हैं। ऐसे जो नोड्स हैं वो जब एक लाइन में आएंगे, जब मरकरी अपने नोड्स पे होगा तभी ये होगा। तो ये मई और नवंबर में इसलिए होता है। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य की कक्षा में अंतर होने के कारण ये घटना 100 साल में केवल 13 बार पृथ्वी से दिखाई देती है। मरकरी और उससे पहले वीनस का ट्रांजिट एक ऐसी चीज थे, इन प्रोसेस के द्वारा हम एक्चुअली सन की दूरी पृथ्वी से हम लोग नाप सकते हैं, अगर हम लोग साइंस वाले पार्ट में जाएं। ये खगोलीय घटना दुनिया भर के कई इलाकों में देखी गई। भारत में इसे 9 मई को शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक देख सकते हैं। ये जो है ऐसा एक खगोलीय घटना है जिससे हम इस खगोल विज्ञान के बारे में जिनकी रुचि है उनकी रुचि बढ़ती है, उनकी समझ बढ़ती है। सौर मंडल के जो है इस तरह की जो कक्षाएं हैं इन सब की रुचि बढ़ती है। तो ये ऐसा एक खगोलीय घटना है जिसे हम सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस खगोलीय घटना को लेकर छात्र और अंतरिक्ष वैज्ञानिक खासे उत्साहित हैं, लेकिन इसे सीधे आंखों से देखना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सूर्य ग्रहण की तरह इसे भी छोटी दूरबीन के सहारे देखना चाहिए। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। नेपाल सरकार ने शुक्रवार को भारत में अपने राजदूत दीप कुमार उपाध्याय को वापस बुलाने का फैसला किया है। इससे पहले नेपाल के राष्ट्रपति ने भारत दौरा रद्द करने का ऐलान किया था। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को 9 मई को भारत आना था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर भारत आ रही विद्या देवी का 14 मई को सिंहस्थ कुंभ के शाही स्नान में शिरकत का कार्यक्रम भी था। खबरों के मुताबिक दीप कुमार उपाध्याय ने भंडारी का दौरा रद्द किए जाने पर नाखुशी जाहिर की थी। हालांकि नेपाल में जारी राजनीतिक खींचतान को विद्या देवी भंडारी का दौरा रद्द किए जाने की वजह माना जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुंभ हादसे के चलते ये दौरा रद्द किया गया है।
दीप कुमार उपाध्याय का संबंध नेपाली कांग्रेस से है और उन्हें पिछले साल भारत में राजदूत बनाकर भेजा गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को सेनेट की संसदीय समिति उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। ऊपरी सदन की समिति के 15 सदस्यों में महाभियोग का समर्थन किया, जबकि महज 5 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया। बजट कानूनों में फेरबदल के लिए आगामी बुधवार को सेनेट में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 6 महीने तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान रूसेफ अपने पद से निलंबित रहेंगे। इससे पहले 17 अप्रैल को निचले सदन में हुए मतदान में कुल 513 में से 367 सदस्यों में महाभियोग के पक्ष में वोट किया था। इस बीच डिल्मा रूसेफ ने कहा है कि वो महाभियोग के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगी। ब्रिटेन में हुए चुनाव से पहले से खराब प्रदर्शन के बावजूद लेबर पार्टी के लिए अच्छी खबर है। पार्टी उम्मीदवार सादिक खान लंदन के मेयर चुने गए हैं। सादिक ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ को हरा दिया है। इस बीच स्कॉटलैंड में पहली बार हुए असेंबली चुनाव में लेबर पार्टी तीसरे स्थान पर आई है। स्कॉटलैंड को लेबर पार्टी का मजबूत इलाका माना जाता था। स्थानीय असेंबली के लिए हुए चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और पहले के मुकाबले कम से कम 10 सीटें ज्यादा जीत रही है। खेल की दुनिया से अच्छी खबर है। भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता जोड़ी ने अमेरिका की वानिया किंग और रूस की अला क्रुजियात्सेवा को हरा दिया। सानिया और हिंगिस ने यह मुकाबला सीधे सेटों में 6-2, 6-0 से जीत लिया। फाइनल में आज सानिया और हिंगिस की जोड़ी का मुकाबला कैरोलिना गार्सिया और क्रिस्टीना म्लादेनोविच की जोड़ी से होगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को दिल्ली में मशहूर सूफी संगीतज्ञ, कवि और दार्शनिक अमीर खुसरो के जीवन से जुड़े कार्यक्रम नजराना खुसरो में शिरकत की। दास्तान गोई के इस कार्यक्रम में खुसरो के जीवन से जुड़े कई पहलुओं को दर्शाया गया। खुसरो को कव्वाली और गजल गायकी का जनक माना जाता है। इसके अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत में अरबी, फारसी और तुर्की से जुड़े तत्व शामिल करने का श्रेय भी खुसरो को ही जाता है। खुसरो ख्याल और तराना गायकी के जन्मदाता भी माने जाते हैं। पहने एक टांग पर रहे खड़ी, उन्होंने कम उम्री से दिल्ली के 7 बादशाहों और 3 सुल्तानों की नौकरी की। अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। सूखे पर प्रधानमंत्री ने बुलाई बैठक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। देश के 13 राज्यों के 306 जिले सूखे की चपेट में। उत्तराखंड के बागी विधायकों की सदस्यता पर आज हो सकता है फैसला। हाईकोर्ट में सुनवाई। 10 मई के शक्ति परीक्षण में बागी विधायकों की वोट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने लोकायुक्त विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा। चयन समिति से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म करने पर सवाल, बताया केंद्रीय कानून का विरोधाभासी। नेपाल ने भारत से अपने राजदूत को वापस बुलाया। राष्ट्रपति विद्या भंडारी के भारत दौरा रद्द होने से नाराज थे दीप कुमार उपाध्याय। प्रधानमंत्री ओली से जताई थी असहमति। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी मैड्रिड ओपन जीतने से एक कदम दूर। सेमीफाइनल में वानिया किंग और क्रुजियात्सेवा को हराया। फाइनल में आज गार्सिया और म्लादेनोविच की चुनौती। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।